नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बंगाल के चुनाव सिर्फ बंगाल को प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि पूरे देश को प्रभावित करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से बेईमानी की पराकाष्ठा की है, जिस तरह नंगा नाच किया है चुनाव आयोग ने, वो इससे ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने इस विषय में बात की है। एक बाहर टाइप के कवि प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, जो विश्व गुरु से पूछते हैं कि आपके अंदर इतनी फकीरी कैसे आती है। अब यही सवाल पूछने वाले पत्रकार जिंदा रहेंगे, यही सवाल पूछने वाले लोग तरक्की करेंगे। मैंने केपी मलिक से जानना चाहा है कि यह लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, किस दशा में जा रहा है और इसकी परिणति क्या होगी। बहुत शानदार बातचीत है। लेके चलता हूँ सीधा आपको केपी मलिक के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM पे बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। अभिनंदन आपका, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जो सुधी दर्शक हैं हमारे देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चश्मा ठीक लग रहा है मेरा? मेरे वो चश्मा आपका बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, जब से आप मुंबई गए, जब से आप मुंबई गए, आपका चश्मा, आपकी शर्ट, आपकी कुर्सी, आपका सब मॉडल मुंबईया लग रहा है। वो तो सब पहचान रहे हैं, दर्शक पहचान रहे हो, तो दर्शक कमेंट में लिख देंगे चश्मा आपका। कल वो जो है एक रईस भाई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में, तो मंच, वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो मंच था वो। उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का है तो आप आइएगा। तो मैं गया कवरेज करने के लिए। मैं कहा चलो मुंबई में हूँ तो जाना चाहिए। अब वो आदमी सब आए थे। अब मुझे वहां पे बड़ी भूख लगी। मुझे वो मतलब बोलो मंच पे चले गए, तो मैं बाहर पानी की बताशे खाने चला गया चौराहे पे। मैं ठेले तक पहुंचता था तो पीछे 3 लोग भाग के आए कि मंच पे आपकी आवाज लग रही है, आवाज लग रही है। बताशे नहीं खा पाया, पीछे बुला के मुझे मंच पे बैठा दिया गया। अब वो पार्टी का मंच था। फिर मुझसे अचानक ये कहा कि भाषण दो। फिर मैं भाषण देने चला गया। तो रईस भाई भी मुझसे कह रहे थे कपड़े देख के मेरे कि आपको तो 2 महीने के अंदर मुंबई की हवा लग गई और आपके कपड़े वपड़े वेशभूषा। अभी आपको शो करने आया तो पिया फिजा घर पे ही थे, फैमिली आई हुई है। ये लोग कह रहे थे ऐसा चश्मा लगा के शो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार, दर्शक जो है ना मेरे, वो मेरे को किसी ओरिजिनल लुक में पसंद करते हैं। मैं जैसा हूँ ना वैसे नहीं, चश्मा आपका ब्रांड बन चुका है, ब्रांड बन चुका है ना। अब मैं हीरो लग लगा हूँ। अब लोग कहेंगे मैं क्या की बात करने बैठ गया, मतलब की बात करूं। तो मतलब की बात बंगाल से शुरू होने जा रही है। बंगाल में रिजल्ट क्या होगा ये कुछ घंटों बाद तय हो जाएगा कि बंगाल की हुकूमत पे कौन बैठेगा। लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल के चुनाव में बेईमानी की पराकाष्ठा की जितनी हदें होती होंगी वो तोड़ दी गई। और उसके बाद ममता बनर्जी अगर आ गई, मुख्यमंत्री बन गई, तो मैं ये तय कर सकता हूं, मैं ये दावा कर सकता हूं मलिक साहब कि जिस तरह की वो महिला है, 5 जनवरी को पैदा हुई है ना, मैं भी 5 जनवरी को पैदा हुआ। तो हम लोग लड़ाकू कौम है, गुरु गोविंद सिंह, दीपिका पादुकोण, ममता बनर्जी, कल्याण सिंह, मैं। तो ममता बनर्जी अगर सरकार में आ गई तो दिल्ली ही टारगेट होगा। हमारे विश्व गुरु जी की चूल्हे हिला देगी वो महिला। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन आप मानते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने बेईमानी की हदें लाद दी। और मुझे तो डर है कि ये देश जो है ना, ये अब तक जो शांति से सुन रहा है सब कुछ, अगर बंगाल में खेला हुआ, बेईमानी सामने आ गई, तो देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। बंगाल के चुनाव पे आपका क्या आकलन है? देखिए संजय जी, अगर आप बंगाल के चुनाव को देखें, जो घमासान कई दिनों से चल रहा था वो समाप्त हो गया और चंद घंटों में आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। आप ये देखेंगे कि ममता बनर्जी को हम ग्राउंड पे क्यों स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, इसके कई कारण हैं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से, जहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत शुरू हुई, वहां पे मामा की स्कीम थी महिलाओं के लिए, आपको याद होगा, महिलाओं की स्कीम थी। उसके बाद उसी तरह की स्कीम महाराष्ट्र में हुई, उसी तरह की स्कीम दिल्ली में हुई, जो फ्री का आप चंदन घिस रहे थे। और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाल के जो बिहार में जीत हासिल की है, वो दांव भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में नहीं बैठ पाया, क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी इस तरह की कई सारी योजनाएं वहां पे चला रही हैं। अगर आप 21 के चुनाव को याद करें वेस्ट बंगाल के, तो 21 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम ये जो शिगुफे छोड़ने वाले लोग थे, और ये जो है जो कल से ढोंग चल रहा है ये इनका सर्वे का,
वो भी सर्वे में जीत दिखा रहे थे, ममता की हार दिखा रहे थे। फिर कैसे नतीजे आपने देखे, 24 में आपने नतीजे देखे कि अब की बार 400 पार हुआ और वो 240 के पार भी नहीं हो पाया। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हमें 21 से भी स्ट्रॉन्ग क्यों लग रही है, उसके कई कारण हैं। देखते, एक तो जिस प्रकार से ये योजनाएं चल रही हैं ममता बनर्जी की, और उसमें उन्होंने पैसे बढ़ा के दिए हैं, डिलीवर हो रहा है। एक एक कोई ऐसा परिवार मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार में सरकारी पैसा ना पहुंच रहा हो। अब चाहे आप उसको वो ये फ्री की योजना कहिए, चाहे महिला योजना कहिए, चाहे युवा योजना कहिए, चाहे युवा साथी योजना कहिए। अब कई योजना इनकी चल रही, लक्ष्मी भंडार योजना, युवा साथी योजना और रूपोश्री योजना, इस तरह की कई योजनाएं ममता बनर्जी की चल रही हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं। दूसरी बात मुझे लगती है कि जो एसआईआर का मुद्दा छेड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, उससे जो मुस्लिम समाज थोड़ा सा भटक भी रहा था, वो सब एक मुश्त ममता के साथ गया है। दूसरा जो कारण मैं समझता हूं सबसे बड़ा, कि ममता का जो कैडर है वो तमाम विधानसभा, तमाम लोकसभा, तमाम परगना, तमाम ब्लॉक, तमाम जिला, तमाम तहसील, गांव गांव तक स्ट्रॉन्ग इनका जो है नेटवर्क है। और आप देखिए कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, वहां भीड़ हट नहीं रही है। अब पोलिंग बूथ पे आप देख रहे हैं कि सुबह से किस प्रकार की भीड़ होनी शुरू हो गई है। रात को पहरा चल रहा था। अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग चीज है, लेकिन यही भीड़ जश्न भी मनाएगी आपको। तो 24 घंटे में ये भीड़ सो कब रही थी। तो ममता बनर्जी का ये जलवा जो है। दूसरा, कल शाम को अभिषेक बनर्जी ने, जिनको हम टीएमसी के अमित शाह कहते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी के आदमी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने सीधे कहा कि गुजराती गैंग कह दिया, मोदी और शाह का नाम लिए बिना उनको कहा कि गुजराती गैंग कितना भी जोर लगा ले, वो जो है कब्जा नहीं कर पाएगा वेस्ट बंगाल पे, और उनके जो है चमचे चेले हैं ज्ञानेश जैसे, इनकी भी कुछ नहीं चल पाएगी। तो चुनौती अगर वो कल शाम तक दे रहे हैं, तो मामला नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और उसी से मुझे लग रहा है कि घबरा के जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार हो चाहे अमित शाह हो, 150 ऑब्जर्वर थे, और काउंटिंग पे आपको कुछ और सैकड़ों की तादाद में बुलाने पड़े। 250-250 केंद्र के लोग बुलाए गए हैं, अधिकारी बुलाए गए हैं जो काउंटिंग में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से श्यामदान दंड भेद कर रही है और जिस प्रकार से वो डरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हताश है। हालांकि अब इसमें इतना समय बचा नहीं है। अब कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद धीरे धीरे आंकड़े साफ होने शुरू हो जाएंगे और हमें समझ में आने लगेगा कि मामला किस ओर जा रहा है। लेकिन मामला यहाँ पे संजय जी दो चीजें और हैं। अगर लगा रहा हूं मैं, अगर ममता बनर्जी जीतती हैं और वो वेस्ट बंगाल पे काबिज होती हैं, तो ये गूंज फिर दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली कमजोर स्थिति में आपको दिखाई देगी। और मगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो फिर किसी विपक्षी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का हो और चाहे उत्तर प्रदेश में उसकी एंट्री हो, फिर उनकी अपनी धमक चलेगी। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो हमें आज पता लग जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी लड़ाई वो लड़ रही हैं। अगर वो हारती भी हैं तो कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो पीछे हट गई या वो डर गई या वो दूर चली गई। अब हारेंगे कि नहीं हारेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मान ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 200 से नीचे आ गए हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारी 165 और 160 170 तक आ जाएंगी, यहां तक वो आ गए। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी 400 से नीचे 300 पे आ गए थे और फिर 250 भी बोलने लगे थे। हालांकि 240 पे उनको संतोष करना पड़ा था। तो देखिए दोपहर तक शाम तक कहां पहुंचते हैं जी। इस बीच में खबर आ रही है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए। मैंने आरटीआई लगाई थी, प्रसून जोशी को करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से मिला, कुछ लोगों को डिजाइन करने का, कुछ गाने लिखने का। उत्तराखंड से बहुत पैसा मिला, ऐसा लोग कहते हैं। किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं मिला। निहायत वाहियात किस्म के चोरी के गाने लिखते रहे हैं प्रसून जोशी, उनके ऊपर आरोप है। लेकिन उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू में कहा था, उनसे विश्व गुरु से पूछा था कि आप में इतनी फकीरी कहाँ से आती है।
आप इतने फकीर कैसे हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। वो झोला कौन सा है जिसमें अंबानी अडानी दोनों हैं, ये आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उनको आज प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया गया। क्या मजाक है कि जो इंसान आपकी चालीसा करे, जो इंसान आपकी चरण वंदना करे, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, ताकत कहाँ से आती है, इस तरह के वाहियात सवाल पूछने वाले प्रधानमंत्री से उनको प्रसार भारती का अध्यक्ष बना दिया गया। मैंने तो कई बार कहा कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दे, ध्रुव राठी को इंटरव्यू दें, क्यों संजय शर्मा को इंटरव्यू दे दें, संजय शर्मा को भी दे सकते हैं। मेरे को क्यों, आप ऐसी इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है, ये कह के एक और बंद चल रहा है, आज तारीख है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कह के आप एक बार और बाकी चैनल भी बंद करा देंगे। जांच तो रवीश कुमार की भी चल रही है। अच्छा, सभी की जांच चलेगी। एक वो अगर इमरजेंसी आएगी ना तो एक टक्स लगाया जाएगा जिसमें हम 7-8 लोग ही बचे देश में, सबको रस्सी पे लटका के और एक झटके में काम तमाम। लेकिन आज मुझसे एक जने ने, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले इतिहास अब लिखा जाएगा संजय। तो इस लोकतंत्र में राजू पोलेकर, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुंबई के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका फोन आया, उन्होंने बड़ा अच्छी बात की, बोले लग रहा होगा आप परेशान हो, लेकिन जब लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो जिक्र आपका भी होगा कि इस दौर में जो लोग सवाल पूछ रहे थे, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे थे, जिनके चैनल को बंद करा दिया गया, जिनकी जांचें हुई, क्या भी मलिक साहब लगता है आपको वाकई में ऐसा होगा? मैं तो मजे में करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन क्या देश के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितनी परेशानी से जूझ के सवाल कर रहे हैं या आम आदमी की बात कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पल भर को भी मैं बेजबीर हो जाता, ना जाने कब का वजीर हो जाता। ये परेशानियां, ये दर्द, ये दुख, ये जिस्म की तकलीफें, ये जांचें सब खत्म हो जाती, चैनल बंद हो गया, वकील परेशान है, हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब बंद हो जाता। क्या करना चाहिए? कंप्रोमाइज करना चाहिए, लड़ना चाहिए? संजय जी देखिए, ऐसा है कि आप तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप उस पत्रकार को देखिए जो एक जिले में है, जो किसी स्टेट के कहीं कमिश्नरी में है, उसका क्या हाल है, वो फिर भी लड़ता है। कई के मर्डर हुए हैं, कई के घरों पे छापे पड़े हैं, कई के परिवार को तंग किया गया, फिर भी वो लड़ते हैं। कई लोग लड़ते लड़ते चले गए, तो मुझे नहीं लगता, और अब हमारे पास, हम जैसों के पास तो कुछ खोने को है नहीं, जाना सबको है, आज नहीं तो कल। सतपाल मलिक जी चले गए, अपने जीते जी जो वो कर सकते थे कर गए, वो पहाड़ तो उछल के गए नहीं है, लेकिन बोल ही सकते थे, वो बोल के चले गए। हम और आप भी बोल सकते हैं, हम और आप तलवार लेके तो सड़क पे निकलेंगे नहीं। बोलना चाहिए, सच्चाई को कहना चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हम किसी सत्ता में नहीं जाना है, हमें सरकार में नहीं बैठना है, लेकिन हमें सच बोलना है, और जो जनता के सामने चीजें आनी चाहिए वो आनी ही चाहिए, और वो हम लाने की कोशिश करते हैं। आपने जो अपने विषय में बात करी है, भाई आप तो महाभारत के संजय हैं, आप तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, आप तो टेलीकास्ट कर रहे हैं। महाभारत में जो युद्ध चल रहा है, आप तो बता रहे हैं कि अभी जो है वो चक्रव्यूह में फंस गया है जी, अभी भीम ने जो है गदा मार दी है, अभी वो शिखंडी आ गया है, शिखंडी खड़ा हो गया, वो भागे शिखंडी, अश्वत्थामा मारा गया। आप तो देखिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर संजय ये सारी चीजें नहीं करते, शायद पब्लिक को पता ना होता, और महाभारत में उनका भी नाम गायब होता। एक बात। दूसरी बात जो आपने प्रसून जोशी की है, प्रसून जोशी का हम कभी मिले विले तो है नहीं, लेकिन हम प्रसून जोशी को कांग्रेस सरकार से जानते। जब शीला दीक्षित दिल्ली में इस तरह के प्रोग्राम करती थी, दिल्ली सरकार के प्रोग्राम होते थे, तो उन प्रोग्रामों में भी ये ताता थैया करते थे, और वहां पे भी ये मजेदार खूब माल सूखते थे, और अभी भी ये माल सूख रहे। इनका तो काम ही यही है। तो इनको चीजें मिल गई हैं, इनको चीजें मिल रही हैं, इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया, उत्तराखंड सरकार ने दिया, अभी मोदी जी का इनको आशीर्वाद मिला। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है संजय जी कि जो कई सारे पत्रकार मूछे बना के बैठे हुए थे, जो कई पत्रकार सपने देख रहे थे कि शायद हमारा नंबर आ जाए, वो उस बिल्डिंग में तो पहुंच गए थे। जिस बिल्डिंग में ये गए हैं, उस बिल्डिंग में कई पत्रकार पहुंच गए हैं चैनलों के रास्ते, और वहीं आजकल ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे हैं, वो भी सपना देख रहे थे। उनके अलावा कुछ पत्रकार और भी सपना देख रहे थे, कुछ दूसरे अधिकारी भी सपना देख रहे थे। उनके घर में आज खाना नहीं बना है,
हमें ये बात सोचनी चाहिए कि प्रसून जी ने जो है एक ऐसा छापा मारा है जिससे कई पत्रकार बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं आज दिल्ली में, और बड़ी उदासी पत्रकारों में छाई हुई है, जो लगातार जो है राग दरबारी कर रहे थे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनकी जीभ घिस गई उनकी चाटते हुए और बोलते हुए, और आज वो बड़ा अपने आप को अभागा सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अभागा रह गया, और बाजी मार ले गए प्रसून साहब। तो प्रसून जोशी तो उस तरह के आदमी हैं। अब इन्होंने मेहनत भी तो की थी, इन्होंने सवाल भी तो पूछा था, लेकिन वो पत्रकार कहाँ हैं जो पूछ रहे थे आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम काट के खाते नहीं खाते हैं, आपके बटुए में तो पैसे नहीं होते हैं, आप तो झाल मूड़ी खाए 10 रुपए निकल आए आपकी जेब में। वो पत्रकार कहाँ हैं? उनके बारे में थोड़ा सोचिए संजय जी, ये तो चलता ही रहता है। और इस तरह की कोई एक नहीं है। आप अगर नजर उठाएंगे मोदी जी के चारों तरफ, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इसी तरह के क्रांतिकारी लोगों की ये फौज है, और इसी तरह के लोग आजकल कामयाब हैं। फिर वही चौपाई सुनना चाहते हैं आप, जाट के मुंह से, जो हम गांव में रामला में सुनते थे, हैं कि श्री राम कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। संजय जी, जब ये हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब देश के कितने लोग उस लड़ाई में शामिल थे। क्या झांसी की रानी ने अपनी गर्दन कटवा ली थी और आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं, और उसी के पड़ोस में एक रियासत थी जिसने मुखबरी की थी। वो हमेशा मजे में रहते हैं, चाहे मुगलों का जमाना हो, चाहे कांग्रेस का जमाना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जमाना हो। काबिलियत तो ये वाली है, झांसी की रानी वाली काबिलियत थोड़ी है, भगत सिंह वाली काबिलियत थोड़ी है, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की काबिलियत थोड़ी है। तो काबिलियत तो आज ये मानी जा रही है, जो काबिल लोग हैं या जिनको आप काबिल मानते हैं, वो आज काबिलियत नहीं है, वो तो उल्टा मामला है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिबांग ने एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पत्रकार है दिबांग, उन्होंने बहुत अच्छा एक्स पे लिखा है, ट्वीट पे किया है। उन्होंने लिखा है, एग्जिट पोल करारी कंपनियां खुलासा करें कि वो किन राज्य सरकारों, मंत्रालय, सरकारी विभागों और दलों के लिए क्या काम करती हैं। एजेंसी का दावा झूठा। एग्जिट पोल के लिए क्या एक दिन में एक आदमी 600 लोगों से बात करके उनकी राय जान सकता है? क्या 2024 लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल की वजह से गिरी इनकी साख? कैसे पोल के बाद शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और नतीजों पर गिरा? निवेशकों को 33,000 करोड़ का नुकसान हुआ। एग्जिट पोल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरत है? कितने प्रतिशत वोटों पर कन्वर्ट होगी, सीट कन्वर्ट होगी, बताना जरूरी। क्या है पूरे खेल का गड़बड़ झाला? एग्जिट पोल प्रदीप जी करते थे, 400 पार करा थे विश्व गुरु को, बाद में फबक फबक के रोए। इस बार डर गए कि झूठ कैसे बोले, तो कह दिया कि हम अपने आंकड़े जारी नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल आया उससे शेयर मार्केट बढ़ा। मेरे को भी करीब 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, ईमानदारी बता रहा हूँ कि मेरा भी शेयर बढ़ गए, मजा आ गया। मैंने बढ़िया सी जगह जाके कॉफी पी। लेकिन अभी एग्जिट जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, उस दिन आपका 2 लाख का घाटा भी होगा, तैयार रहिए। अरे आप क्यों डराते हैं? एक तो बड़ी समस्या है, मैं जरा सा खुश होता हूँ तो मेरे दोस्त मंडली मुझे डराने लगती है। जैसे तैसे शेयर मार्केट बढ़ा, लेकिन मैं कल सुबह उठती बेच दूंगा, मुझे पता है कि रिजल्ट आने वाला क्या है। इसलिए अगर ज्ञानेश कुमार ने बेईमानी के रिकॉर्ड नहीं तोड़े होंगे तो कल शेयर मार्केट गिरेगा। अब ज्ञानेश कुमार ने नैतिकता, नपुंसक आदमी है, चुनाव आयोग इतना नपुंसक कभी नहीं हुआ। अगर नपुंसकता का रिकॉर्ड नहीं तोड़े होंगे तो मार्केट गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये स्थितियां जो हैं एग्जिट पोल की, क्या इसके बाद रोक नहीं लगना चाहिए? ये एग्जिट पोल के बहाने करोड़ों रुपए का खेल होता है। वोटिंग में जब हो रही होती है तो प्रेशर होता है, तो कहते हैं यार सरकार जा रही है, क्योंकि भक्तों पे विश्व गुरु को जिताने पे दबाव होता है। दूसरी तरफ सरकारी चैनल के एंकर हैं पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी, बहुत गिरे हुए टुच्चे टाइप के पत्रकार हैं। उनकी पत्रकारिता जो है बहुत खराब है। नेता विपक्ष के बारे में बड़ी अमर्यादित टिप्पणियां की हैं उन्होंने। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि कोई पुलिस किसी पत्रकार को गिरफ्तार करे, लेकिन तेलंगाना पुलिस आ गई है। अब वो पत्रकार महोदय भागे भागे घूम रहे हैं। एक बार इन पत्रकार महोदय की पिटाई उटाई कर दी थी उनके स्टूडियो में घुस के। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी राज्य की पुलिस को आना,
किसी पत्रकार की पिटाई करना, इन दोनों बातों के मैं खिलाफ हूँ। लेकिन साथ ही अशोक श्रीवास्तव, जिनके परिवार की शादी में विश्वगुरु चले गए थे, उसके बाद वो इतना पगला गए हैं कि उनका दिमागी स्तर, मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों में पागल हो जाएंगे। ऐसे पत्रकार सरकारी चैनल में बैठ के नेता विपक्ष को, राहुल गांधी को, नेता विपक्ष की एक मर्यादा होती है, इस हद तक खराब बातें करें, कहीं सीमा तो होना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री का मान रखते हैं, हम विश्वगुरु कहते हैं, हम एपिस्टीन फाइलों का एक सीमा तक जिक्र करते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं कि किसकी फोटो है, किसकी वो है, प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी में बात नहीं करते हैं। लेकिन किसी पत्रकार का राहुल गांधी को लेकर इतना निचले स्तर तक जाना, और वो फरार हो गए हैं। तेलंगाना पुलिस ढूंढ रही है और अशोक जी चप्पल सिर पर रख के भाग रहे हैं। वो जानते नहीं है ये भाजपाई किसी की मदद करते नहीं है। तो तेलंगाना पुलिस टांग के ले जाएगी तो ये भाजपाई कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपको लगता है कि सरकारी चैनल पे ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए? नहीं, देखिए संजय जी, अब वो सरकारी चैनल तो रहा नहीं है, वो तो निजी चैनल हो गया है, एक पार्टी का चैनल है। और जब दूसरे निजी चैनल ही भोपू बने हुए हैं तो वो तो सरकारी चैनल है। और देखिए, सरकारी चैनल में भी जो लोग बैठे हैं, हमारे आका एक बार हमें देख लें, नजर भर देख लें और हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए, शायद कुछ खैरात हमें मिल जाए, वो इस तरह से आचरण करते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी दीपक चौरसिया के साथ जब 2004 से पहले, कांग्रेस की सरकार से पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, तब वो दूरदर्शन में गए थे, बहुत ही छोटे पद पे गए थे। और बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तब उनको लात मार के भगाया गया था, दीपक चौरसिया को दूरदर्शन से, और ये वहीं पर दुबक गए थे टेबल के नीचे। और ये 10 साल दूरदर्शन में टेबल के नीचे दुबके रहे। और जैसे ही 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने वहां खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मैं तो भाजपा का हूँ, मैं तो आरएसएस का हूँ। क्योंकि इनके पिताजी अडवाणी जी के साथ काम करते थे, तो ये भाजपा के हैं, तो इनका वहां पे खूब दिन जो दोगुनी रात चौगुनी इनकी तरक्की हुई। इन्होंने मोदी जी पे वहां रहते हुए किताब लिखी, किताब का विमोचन भी इन्होंने कराया मोदी जी से जाके घर पे उनके, और बाद में इनके बेटी की शादी में भी मोदी जी आए। तो इसमें कोई कहने की करने की बात नहीं, वो तो खुलेआम आरएसएस के व्यक्ति हैं, और वो अगर इस हद तक जाते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है देश का, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, अगर वो इस तरीके से खुलेआम किसी पद का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास सिस्टम से, जनता का विश्वास उस संस्थान से उठेगा। तो आप अगर दूरदर्शन में बैठ के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो वो आम जनता की पहुंच से दूर हो रहा है, और आम जनता का जो विश्वास दूरदर्शन पे बना हुआ था, वो दूरदर्शन से विश्वास खत्म हो रहा है। क्योंकि दूरदर्शन को ये माना जाता था कि वो इधर उधर की कोई खबरें नहीं देता, वो सिर्फ खबरें देता है, सच्ची खबरें देता है, सरकारी चैनल है, थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से चैनल देता है। और दूरदर्शन में कोई बात आई है, दूरदर्शन में कोई चीज टेलीकास्ट हुई है, तो उसके मायने है, उसका मतलब है। आज दूरदर्शन में जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी बोल दीजिए। आपने आंकड़ों की बात की है, आपने सर्वे की बात की है, अब सर्वे में आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कोई आपकी क्या कोई कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है? अगर आपकी बात झूठ निकलेगी तो आपसे कोई ये पूछने वाला है कि तथ्य आप कहां से लेके आए? आपने स्टूडियो में बैठ के बना दिया, आपने अपने ऑफिस में एसी कमरे में बैठ के सारा खाका खींच दिया, और आपने जो है भाजपा को जिता दिया, आप धरातल पे गए ही नहीं। तो आपसे कोई इस तरह की चीजें पूछने वाला है? एक पत्रकार ने इन्वेस्टिगेशन करके कोई खबर लिख दी है और वो खबर सच्ची है, जनता तो ये मान के बैठी है ना कि पत्रकार ने सच्ची खबर लिखी है। अगर वो पत्रकार ने झूठी खबर लिख दी है तो वो पत्रकार धोखा दे रहा है उस जनता को, जो जनता आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर रही है, और वो उस जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है। तो आज ये चाहे दूरदर्शन हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ये जितनी संस्थाएं हैं जो इस तरह का कर्म कर रही हैं, और खासकर जो लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जनता का विश्वास उस संस्था से तोड़ने का काम कर रहे हैं। विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है, टूटने में देर नहीं लगती है। आप अपना चैनल देखें, चाहे किसी और का चैनल देखें, क्या आपके चैनल की साख एक दिन में, एक महीने में, 15 दिन में बन गई है क्या? क्या किसी इतने बड़े चैनल की साख एक दिन में बन गई है क्या? जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े जो करोड़ों के अरबों के चैनल हैं, उनकी साख खत्म हुई है, उसके पीछे आप क्या चीज मानते हैं? और जो छोटे चैनल आए हैं, जो सोशल मीडिया पे चैनल आए हैं, उनकी साख इतनी अच्छी कैसे बन गई?
कि कहीं ना कहीं जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है और जनता को ये लगा है कि भाई ये सच बोल रहे हैं। अगर जनता को ये लगने लगे कि सुगु पे छोड़ रहे हैं और ये तो एक तरफा कहीं बंधे हुए हैं, कल को जनता को ये लगे कि हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जब जनता अपने पे आएगी तो फिर छोड़ेगी नहीं। जी देखो ठीक कह रहे हैं, यही स्थिति है, जनता जनार्दन है, जब वो अपने पे आएगी तो सारी स्थितियां बदल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू सर। तो ये थे केपी मलिक जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। आप सोचिए, दूरदर्शन पर बैठा एक पत्रकार कितनी घिनौनी बात कर रहा है, राहुल गांधी के लिए इतनी अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, और तेलंगाना पुलिस आई तो भागा भागा घूम रहा है। मैं पुलिस के आने, किसी पत्रकार के स्टूडियो में पिटाई करने, जैसे अशोक श्रीवास्तव की हो, इसकी निंदा करता हूं, लेकिन एक मर्यादा होती है। हम भी प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं तो विश्वगुरु बोलते हैं, उनके फकीरी की बात करते हैं, उनकी निजी जिंदगी पे कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चमचागिरी करने के लिए सुधीर चौधरी से लेकर अंजना कश्यप, रूपका लियाकत तक एक सीमा लांघ रहे हैं, और ये अशोक श्रीवास्तव का उन गली गली का नया एक पौधा गंदी नाली का कीड़ा की तरह सामने आया है। क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलता है? क्या आजादी ऐसी ही मिलेगी? क्या केवल प्रधानमंत्री की फकीरी की चर्चा करने से ही प्रसार भारती का अध्यक्ष बनेगा? आप क्या सोचते हैं? आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, मायने रखता है। जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।